नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। पिछले दिनों आईआईटी हैदराबाद के एक छात्र धनवत कार्तिक ने खुदकुशी कर ली। वो 17 जुलाई से गायब था और 19 जुलाई को एक सीसीटीवी फुटेज में समंदर के खतरनाक किनारे पर दिखाई दिया। 20 मई को एक डूबा हुआ शव मिला, जिसकी अब जाकर शिनाख्त की गई है। धनवत नलगोंडा का रहने वाला था, पढ़ाई में पिछड़ रहा था। माँ पिता से उसने कहा भी था कि उसके बारे में एक सूचना और ले लें। वो आदिवासी भी था। धनवत की कहानी उन कई बच्चों से मिलती जुलती है जो आदिवासी या फिर अनुसूचित जाति से आते हैं, आरक्षण के सहारे आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में पहुंचते हैं। इस वजह से अपने साथियों के ताने भी झेलते हैं और जब वो ये सब कुछ सह नहीं पाते तो या तो संस्थान छोड़ देते हैं या फिर जान दे देते हैं। दिसंबर 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी थी कि 2014 से 2021 के बीच केंद्र से वित्तीय मदद पाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 122 छात्रों ने खुदकुशी की है, जिनमें 24 छात्र अनुसूचित जाति से थे, 3 छात्र अनुसूचित जनजाति से थे और 41 छात्र अन्य पिछड़े वर्गों से। यानी कि 122 में से 68 आरक्षित वर्गों में से थे। 122 में से जिन लोगों ने खुदकुशी की थी, उनमें 122 में से 68 थे आरक्षित वर्गों के। और इसी साल आईआईटी के छात्र दर्शन सोलंकी की मौत के बाद भी ये सवाल उठा था कि आखिर इन बड़े शिक्षा संस्थानों में समाज के पिछड़े माने जाने वाले तबकों से आने वाले छात्रों को क्या कुछ झेलना पड़ता है और संस्थानों के भीतर उनको ऐसी किसी मुश्किल से बचाने के लिए क्या इंतजाम होते हैं। दर्शन सोलंकी के मामले में ये आरोप भी लगा कि उसे तंग किया जाता था। वहां SC/ST छात्रों की संस्था ने याद दिलाया कि 2014 में भी ऐसे ही एक अनुसूचित जाति के छात्र की मौत के बाद एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, जिस पर ठीक से कभी भी अमल नहीं हुआ। तो ये शिकायत आम है कि इन छात्रों को वो माहौल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसका एक अहम पहलू ये भी है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष चंद्र ने राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले 5 सालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के कुल मिलाकर 25,593 छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईटीज से अपनी पढ़ाई छोड़कर चले गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 17,545 छात्रों ने पढ़ाई छोड़ी। आईआईटी से 8,139 आरक्षित छात्र बाहर निकल आए। तो ये स्थिति है। इसकी वजहों पर बार बार बात हुई है, लेकिन क्या ये हमारे समाज में बरसों से जमे पूर्वग्रह का नतीजा है कि हम उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करके भी अंदर से वही बने रहते हैं, जाति, धर्म और पहचान के बारे में कैद। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल यही है, क्या बड़े शिक्षा संस्थानों में पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है? आपके पास हर रोज की तरह विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय यानी सच का मीटर ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त 2 जाने माने लोग मौजूद हैं। सुपर 30 के मशहूर संस्थापक और प्रमुख आनंद कुमार, जो एनडीटीवी पर भी शुरू करने वाले हैं एक शो, द आनंद कुमार शो, और डीयू के प्रोफेसर और सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार फलवारिया। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एक बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में हम आप दोनों से समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अगर सिर्फ आईआईटी की बात करें तो वहां पर से जो छात्र जो ड्रॉप आउट्स होता है उसके ही आंकड़ा देखें तो इतनी ज्यादा है संख्या। 8,139 आरक्षित छात्र बाहर निकल आए हैं। ये क्या आपको दिखाता है? मैं ये समझना चाहूंगी पहले आपसे, आप प्रोफेसर आनंद कुमार की, ये ट्रेंड है ज्यादा से ज्यादा ये छात्र जो रिजर्वेशन के जरिए जाते हैं वो ही ड्रॉप आउट कर रहे हैं। सुसाइड भी एक समस्या है, छोड़ भी रहे हैं पढ़ाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी निकल रहे हैं। क्या इसकी वजह सिर्फ भेदभाव है या वो कोप अप नहीं कर पाते? आनंद जी, आपकी आवाज, हाँ हेलो, आवाज अभी आ आ रही रही है है। अब? जी आ रही, हाँ, बोलिए। हाँ, तो ये बहुत दुखद विषय है कि इस तरह की घटनाएं घट रही है। दिल को हिला देने वाली घटना, और सच पूछिए कि जिस परिवार में घटती है
उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी। और इससे सबसे बड़ी बात है कि समाज में एक निगेटिव मैसेज फैलता है, जिसमें और भी बच्चे जो डिप्रेशन में है, निराशा में है, वो भी अपने रास्ते को बदल के अंधी सुरंग में चले जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि शुरुआती दौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंट्रेंस टेस्ट में कुछ खामी है, कुछ कमी है। ऐसे इंट्रेंस टेस्ट बनाए जा रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो बच्चे उस लायक नहीं है वो पहुंच जाते हैं, उनकी योग्यता को ठीक से जांचा नहीं जाता है। चलिए मान लीजिए कि बच्चा अच्छा पहुंच गया, थोड़ा 19-20 भी है, वहां पर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद बच्चों को ऐसा इंग्लिश का माहौल, और जो पिछड़े समुदाय से बच्चे होते हैं, वंचित समाज से बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश से डरते हैं। आधी पढ़ाई उनको ज्यादा, उससे भी ज्यादा समझ में नहीं आती है, घबरा जाते हैं। ऐसे घबराहट में अगल बगल देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो पाते हैं कि बहुत ही संभ्रांत परिवार के इंग्लिश बोलने वाले बच्चे, उनसे वो कटा महसूस करते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई का ही बोझ है, ये भी है कि जो आसपास का माहौल है वो उनके अनुरूप भी नहीं होता, और वो उससे बहुत ज्यादा एक दबाव भी महसूस करते हैं उनके जैसा बनने का। उनको एक भय का माहौल भी होता है, और कहीं कोई उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होता है। तो डॉक्टर राजकुमार फलवारिया, इसे हम सामाजिक तौर पर कैसे समझें? हम बात तो कर रहे हैं कि हम सबको लेके साथ चल रहे हैं, हम रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, लेकिन जो इंक्लूजन होना चाहिए एक सामाजिक तौर पे, वो इंक्लूजन मिसिंग है। जब प्रोफेसर आनंद कुमार कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती उन्हें तो उससे घबराते हैं, संभ्रांत परिवार के बच्चे हैं, उनके पैसे चमक दमक देखकर घबराते हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि हाँ वो माहौल मिलता है, तो उनके कोई मदद के लिए भी कुछ ऐसी वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ काउंसलिंग के लिए भी होता है, क्योंकि ड्रॉप आउट जो हो रहा है वो ज्यादा उन्हीं में है जो रिजर्वेशन के साथ आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ाई में पीछे हों, पर उनका जो सामाजिक माहौल है वो कितना इसमें जिम्मेदार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने भी दो प्रश्न, दो समस्याएं, मैं कहता हूं कि कई बार आपने दो ज्वलंत प्रश्न अभी खड़े किए हैं। एक कि हायर एजुकेशन में जाने वाले विद्यार्थियों का अगर ड्रॉप आउट देखे तो वह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्र और छात्राओं का बहुत बड़ा है। और दूसरी समस्या जो आपने उठाई है वो है आत्महत्या की। अभी मैं केवल ड्रॉप आउट विषय पर बात करूंगा। ड्रॉप आउट विषय के कई कारण हैं इस देश में। आप ये मान के चले कि जो बच्चा गांव से चलकर शहर में पहुंचता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पहुंचता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, उसके कारण मेरा यह मानना है कि उस परिस्थितियों को पार करते हुए वहां पहुंचता, जैसा वातावरण उसको शैक्षिक मिलना चाहिए, उसको वैसा वातावरण वहां पर आस पास सामाजिक वातावरण मिलना चाहिए, उसका हॉस्टल का, उसका क्लासरूम का, उसका कैंटीन का, वैसा वातावरण नहीं मिलने के कारण वह स्टूडेंट जी कि शायद हो सकता है हाई फीस भी है, वातावरण भी है, और आसपास हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हॉस्टल में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से में उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, वहां पर यह प्रश्न आता है कि यह बच्चा तो कोटे का है। हॉस्टल में, मेस के अंदर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। आर्थिक कारण के कारण, सामाजिक के कारण जिन वो परिस्थितियों से वहां पहुंचता है, मेरा यह कहना है कि वहां पर उसे सम्मान मिलना चाहिए, उसको सुरक्षा। बैकफुट करता है, उस निराशा में वो कॉलेज इंस्टीट्यूट छोड़ता है। उसे मालूम है मेरे माता पिता घर में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस विश्वविद्यालय में उसे सम्मान नहीं मिलता है। वो अपने गांव का एक रोल मॉडल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो विश्वविद्यालय के अंदर सम्मान का अधिकार नहीं होता। चाहती हूँ मैं डॉक्टर फलवारिया कि ये जो बच्चे कुछ आते हैं अगर आरक्षण के थ्रू आए, तो कई बार ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक तौर पर बहुत खराब हालत से हो। कुछ ऐसे भी हैं जो आर्थिक तौर पर ठीक भी हैं, लेकिन आरक्षण के थ्रू आए, यानी कि या तो SC, ST या दूसरे पिछड़े वर्गों से हैं, तो भी जो पूर्वाग्रह है लेके जो कास्ट डिवाइड है, वो कितना जिम्मेदार इसके लिए होता है? क्योंकि अपमान उनका भी होता होगा। हमने तो पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देखी है कि हॉस्टल्स में अलग अलग कास्ट के हिसाब से मेस चलते थे बहुत सारी जगहों पे, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। तो ये जो एक अपमान है वो ना हो, या उनको एक सामाजिक तौर पे वो कटा हुआ महसूस नहीं करें, ये तो हो ही रहा है। तो ये इंक्लूजन कैसे हो सकता है? इसके लिए काउंसलिंग तो दूसरे बच्चों की होनी चाहिए, तो क्या उस तरह की कोई चीजें भी होती हैं? मुझे ऐसे लगता है आपने समस्या उठाई, लेकिन समस्या के समाधान पे आप बात कर रहे हैं। इसका समाधान एक पक्षीय नहीं हो सकता है। केवल कानून के माध्यम से समस्या का समाधान होगा ऐसा नहीं है।
आपको कानून के साथ साथ मुझे लगता है कि प्रशासन को भी इसकी चिंता करने की आवश्यकता है, काउंसलिंग की जरूरत है, आवश्यकता है, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार, हालांकि सरकार समय समय पर ऐसे प्रोग्राम्स करती है, जैसे 2012 की मैं बात करूं कि यूजीसी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का गठन किया, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में है, लेकिन क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहा है? क्या उसका मूल्यांकन हो रहा है? क्या उसको इक्वली अपॉर्चुनिटी सेल के अंदर क्या वास्तव में कोई स्टूडेंट जाकर वहां अपनी बात करने में अपने को आजाद महसूस करता है? क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का काम क्या था, रोल क्या है, करना क्या है इनको? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स वहां पहुंचा है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर हो, चाहे वो जेंडर बेस पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, अगर उसको कहीं समस्या आती है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का दायित्व बनता है कि उसकी उन समस्याओं को हल करे, उन समस्याओं को संबंधित जो भी व्यक्ति है, जो भी संस्थान है, उन पर उनकी चर्चा करें। ये एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का एक इंटरनल एक सिस्टम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सेल है जितना इफेक्टिवली, आज मुझे नहीं लगता कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये भी पता होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल कोई है, उसका ये कन्वीनर है, इसकी वो को कन्वीनर है, ये भी नहीं जानकारी होगी, तो आप ये मान के चले अवेयरनेस की कमी है, जानकारी की कमी है। अब आनंद जी, अवेयरनेस और जानकारी की कमी है, ये अवेयरनेस और जानकारी कैसे बढ़े? अब ये तमाम छात्र जो जाते हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी होंगे और साथ साथ अगर वो सोशली बैकवर्ड भी हैं, आरक्षित छात्र जो हैं उनमें ड्रॉप आउट्स, उनमें सुसाइड्स, पर इसके लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए? अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी, IIT, IIM जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या व्यवस्थाएं हैं इसके लिए, और इनकी काउंसलिंग एक तरफ, और जो बाकी जो जनरल कोटा और दूसरे लोग हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी काउंसलिंग की भी कितनी जरूरत है? क्योंकि यहाँ इंक्लूजन नहीं एक्सक्लूजन दिखता है, तभी ये हार के बाहर निकल आ रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहा है या सुसाइड्स हो रहे हैं। दोनों समुदायों को आपस में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको सोचना चाहिए कि ये बच्चे उस परिस्थिति से आए हैं जहां पर कठिनाइयां हैं, जहां पर मुश्किलें हैं, जिनको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारे भाई बहन हैं। और साथ साथ जो आरक्षित बच्चे हैं उनमें भी उत्साह होना चाहिए कि कोई बात नहीं है, ये मेरा कभी कभी अपमान हो रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उससे आगे निकलना है, उसका मुकाबला करना है, ताकि आने वाली नस्लें, आगे वाली पीढ़ियों को कोई कष्ट न हो। तो अपने आप को तैयार करना है, सोचना है कि अम्बेडकर ने कितना सामना किया था, और भी कई लोग पिछड़े जाति से, दलित परिवार से कई मुश्किलों का सामना किया है और जीवन में आगे बढ़कर इतिहास बनाया है। उन्हीं के पीढ़ियों को आगे बढ़ा रहे, उन्हीं की तरफ, तो उनको मन से मजबूत होना है। और साथ साथ जो हमारी अग्री जाति के जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी गले लगाने के लिए एकदम हमेशा तैयार रखें। तो ये सामाजिक बात है, कॉलेज अपना प्रयास करता है, प्रोफेसर प्रयास करते हैं, प्रशासन प्रयास करता है, लेकिन जब से दिल में बात नहीं उभरेगी, जब से दिल से प्रेम नहीं उमड़ेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होता। और IIT या IIM या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के अलावा और क्या, किस तरह के कोई ग्रीवेंस सेल वगैरह भी होते हैं डॉक्टर पलवारिया, या जहाँ पे खास करके SC ST और बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए? आपकी जानकारी के लिए कि हर इंस्टीट्यूट में, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, हर जगह SC सेल भी होते हैं, ST सेल भी होते हैं, OBC सेल भी होते हैं, और उनके सबके कन्वीनर भी होते हैं। और वो कन्वीनर, अगर किसी ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने कन्वीनर से बात करे, अपने सेल से बात करे, और वो सेल उस प्रशासन से बात करके उस छात्र की समस्या को दूर करे। ये इस प्रकार के सेल है जिसको इफेक्टिव भी बनाने की आवश्यकता है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। कई बार वो जितने सेल के कन्वीनर होते हैं वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के कह सकते हैं कि तो वो ये होते हैं। जी जानकारी की बहुत कमी है इसमें, लड़ने की बजाय, प्रशासन से अपनी बात रखने की बजाय, लड़ने की बजाय वो प्रशासन के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जानकारी की भी कमी है और जानकारी की जरूरत है। जो हमारे शो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करेंगे कि वो भी इससे कुछ जाने, सीखें और किसी की कोई मदद हो। आनंद जी, आप NDTV पर ही एक ऐसा कार्यक्रम भी शुरू करने वाले हैं, द आनंद कुमार शो, जिसका मकसद भी यही है। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में हमें संक्षेप में बताएं, जैसे आपका जो पहला एपिसोड है या उसके आगे भी मकसद क्या है इसका? हम लोग अभी आत्महत्याएं की घटनाएं, ड्रॉप आउट की घटनाएं,
पढ़ाई के चलते भाग जाने की घटनाएं, या मोबाइल का एडिक्शन होने की घटनाएं, या बच्चा बेचारा कोई बहुत उम्मीदों से पढ़ता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, बड़े बड़े कोचिंग के मक्कड़ जाल में फंस जाता है। इन तमाम समस्याओं पर न सिर्फ बात करने बल्कि उसका निदान कर दे, समाधान कर दे, ताकि पूरे देश का युवा पीढ़ी कुछ सीखे, उसमें उसका हौसला बढ़े और अच्छा कुछ करे। इसके लिए हम लोग एनडीटीवी पर एक नए कार्यक्रम आनंद कुमार शो में आ रहे हैं, जिससे तमाम पेरेंट्स हो, टीचर हो, बच्चे हो, सब में आपसी सद्भाव बनेगा और एक नई कुछ मुहिम की शुरुआत। जी जी, कोशिश यही है इस नई मुहिम से कि आपसी जो सद्भाव है वो भी रहे और सारे स्टूडेंट्स में एक प्रोत्साहन भी हो और जिस तरह का अवसाद देखा जाता है वो ना हो, दबाव कम हो। पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर फुलवारिया और प्रोफेसर आनंद कुमार, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसके आगे इस समस्या पर आपकी क्या राय है, देखेंगे हम सच का मीटर में एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज का सवाल, क्या बड़े शिक्षा संस्थानों में पिछड़ों से भेदभाव होता है? और इस सवाल के जवाब में हमारे पास 20,000 लोगों के वोट आए हैं, जिनमें 88% की राय हाँ है और ये आंकड़ों से भी साफ है, जिसमें ड्रॉप आउट रेट्स और सुसाइड्स ज़्यादा इन्हीं वर्ग के बच्चों के साथ है। 10% का कहना है नहीं और 2% की इस पे कोई राय नहीं है। सच का पड़ताल में आज